हेलो फ्रेंड्स, सरस्वती सर्वोदय चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महासागरों का क्षेत्रीयकरण, जिसकी आज ये तीसरी क्लास है। और इससे प्रीवियस क्लास में हमने समझा था कि महासागरों का क्षेत्रीयकरण किस प्रकार किया जाता है, जिसमें हमारा पहला आधार था कि सूर्य के प्रकाश की प्रवेशता के आधार पर महासागरों का क्षेत्रीयकरण, जिसमें हमने समझा कि सूर्य की जो किरणें हैं उनकी प्रवेशता यानी समुद्र महासागर में या सागर में सूरज की जो किरणें हैं वो कहाँ तक जाती हैं उसके आधार पर, और किस मात्रा में जाती हैं। यानी जो महासागर है उसमें सूर्य की किरणें हैं वो कितनी गहराई तक जाती हैं, कितनी मात्रा में जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से कहाँ तक जाती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ तक जाती हैं, और कहाँ पर जाकर बिल्कुल विलुप्त हो जाती हैं। तो इस क्रम में हमने सूर्य की प्रवेशता के आधार पर हमने महासागरों का जो क्षेत्रीयकरण किया वो 3 भागों में किया: प्रकाशित मंडल, विसरित मंडल और अप्रकाशित मंडल। तो फिर हमने और इसी क्रम में हमारा महासागर का क्षेत्रीयकरण का दूसरा आधार था जैव पारिस्थितिकी विभाजन के आधार पर महासागरों का क्षेत्रीयकरण, जिसमें हमने सर्वप्रथम महासागर के क्षेत्रीयकरण के क्रम में हमने महासागर को 2 भागों में बांटा। इसमें पहला था नितलस्थ मंडल या महासागरीय तली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेंथिक जोन, और दूसरा था महासागरीय जल क्षेत्र यानी पैलेसिक जोन। यानी एक तो हम जो महासागरीय तली है यानी महासागर के जो ये तट है ना, ये तट वाला भाग है, ये जो स्थल खंड वाला भाग है, ये पूरा बेंथिक जोन। एक तो हमने इसके आधार पर इसे बांटा था। दूसरा जलीय क्षेत्र यानी जहाँ जलीय क्षेत्र है उसके अनुसार बांटा था। तो हमने जो शुरुआत की थी वो नितलस्थ मंडल यानी महासागरीय तली के आधार पर की थी, जिसके हमने पहले 2 प्रकार समझे थे। पहला लिटरल जोन यानी वेलांचली क्षेत्र, और दूसरा नैरेटिक जोन यानी तर्णक मंडल। जिसमें पहला था लिटरल जोन, जो कि उच्च ज्वार से लेकर निम्न ज्वार के मध्य का क्षेत्र था। यानी उच्च ज्वार के समय जब जो जलधाराएं हैं जो जहाँ तक जाती हैं, और निम्न ज्वार में जो जलधाराएं जहाँ तक रह जाती हैं, उनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? लिटरल जोन। उससे अगला था नैरेटिक जोन, यानी जो सी लेवल से लेकर 200 मीटर तक की गहराई तक का जो समुद्री तली है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नैरेटिक जोन। जो सी लेवल है वो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के मध्य की रेखा होती है, उसी से हम समुद्र की गहराई का मापन या समुद्र की गहराई को नापते हैं। तो चलिए अगर हमारा तीसरा प्रकार था बेसल जोन। तो चलिए इसके बाद से देखते हैं। देखिए, उच्च ज्वार से निम्न ज्वार तक का क्षेत्र क्या हुआ? लिटरल जोन। और समुद्र तल से लेकर 200 मीटर की गहराई तक नैरेटिक जोन। इसी क्रम में 200 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक, यानी इस बार जो गहराई है वो कहाँ तक की है? 200 मीटर से शुरुआत हुई है बेसल जोन की। कहाँ से शुरुआत हुई है? 200 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की गहराई तक क्या पाया जाता है? बेसल जोन। तो देखिए, 200 मीटर से 4000 मीटर की गहराई तक, यानी 200 मीटर की से शुरू होता है, 4000 मीटर की गहराई तक ये जाता है। जो इसकी ऊपरी परत है, यानी देखिए हमने जो इसका पहला आधार पढ़ा था क्षेत्रीयकरण का, उसमें क्या था कि सूर्य की प्रवेशता के आधार पर महासागरों का क्षेत्रीयकरण, जिसमें हमारा पहला प्रकार था प्रकाशित मंडल, जो कि था समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक, जहाँ पे सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से जाती हैं। यानी अगर पानी में आप पानी में देखोगे तो वहाँ पे साफ दिखाई देगा, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जा रही हैं। लेकिन जैसे ही आप 200 मीटर की गहराई से नीचे की तरफ चलेंगे तो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो जल कणों पर पड़कर विसित हो जाती है, चारों ओर फैल जाती है। तो जब जो सूर्य की किरण है वो चारों तरफ फैल रही है
तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, यानी जो प्रकाश है वो थोड़ा धुंधला हो जाता है, स्पष्ट प्रकाश नहीं होता, यानी वो अप्रत्यक्ष प्रकाश होता है। तो यानी जब 200 मीटर से नीचे की गहराई पर जाते हैं तो जो जल है वो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो जो जो विसरित मंडल था वो इसी के अंतर्गत आता है। यानी जो जो बैथिल जोन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 200 मीटर की गहराई से स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक है, 4000 तक। लेकिन इसी के बीच आपने ध्यान दिया कि जो 1000 लगभग, यहाँ पे मान लो 1000 हो गया, ये 1000 मीटर। तो ये जो इतना क्षेत्र है इसमें तो थोड़ा प्रकाश है, थोड़ा धुंधला प्रकाश है, यानी ये विसरित जोन का है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो उसकी ऊपरी परत है 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक की, तो वहाँ विसुर मंडल का भाग है। जो इसका ऊपरी परत है वो विसरित मंडल का भाग है, यानी वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से पाई जाती हैं, यानी वहाँ पर थोड़ा धुंधला जल होता है, मतलब देखने प्रकाश के तौर पर वहाँ थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। चलिए इसकी अगली विशेषताएं देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर थोड़ा धुंधला प्रकाश है तो यहाँ पे कैसे जंतु वर्ग पाए जाएंगे, जो गहरे जल में हो, यानी जब 200 मीटर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो गहरा जल है, क्योंकि जो और जंतु वर्ग था वो तो, और वनस्पति प्रवाल भित्तियां वो तो सब ऊपर प्रकाशित मंडल में थी। अब ये जो है विसरित मंडल, इसमें कैसे पाए जाएंगे जंतु, जो गहरे जल में रहते हो और जो धुंधले प्रकाश में रहते हो, यानी जल गहरा हो, प्रकाश धुंधला हो, यानी प्रत्यक्ष किरणें ना हो। तो जो जंतु ऐसे वातावरण में रहना चाहते हैं तो इसमें वही जीव मिलते हैं जो गहरे जल में रहते हैं और धुंधले प्रकाश में। तो यहाँ पे ऐसे जंतु वर्ग पाए जाते हैं। लेकिन जानने वाली बात यह है कि ये सिर्फ जो जितने सागरीय जल क्षेत्र में जितने भी जंतु वर्ग रहते हैं, जितने ये जीव जंतु रहते हैं, मात्र उनका ये 1% जंतु वर्ग ही पाया जाता है। कहाँ पर, बैथल जोन में, यानी विसरित मंडल में, या फिर ये जो है बैथल जोन, यहाँ पे जो जंतु वर्ग है वो कितने प्रतिशत पाया जाता है, 1% या 1% से भी कम। बाकी जो 99% या 99% से कुछ अधिक कहाँ पाया जाता है, वो इससे ऊपर पाया जाता है। तो देखिए, ये 200 मीटर से 4000 मीटर की गहराई तक का भाग है। ऊपरी परत इसकी विसरित मंडल या विसरण मंडल की होती है। यहाँ पर गहरे जल और धुंधले प्रकाश में रहने वाले जंतु पाए जाते हैं, जिनकी मात्रा 1% से भी कम की पाई जाती है। अगला 4th नंबर देखिए, एबिसल जोन। देखिए इसकी अवस्था 4000 मीटर से 6000 के मध्य। देखिए ये जो एबिसल जोन है ये 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर की गहराई तक होता है। इसकी विशेषताएं हैं, इसका जो विस्तार है वो सागरीय तली में सर्वाधिक होता है। देखिए सागरीय तली पूरी थी बेंथिक जोन, तो जितना पूरा बेंथिक जोन है इसमें जो सबसे ज्यादा विस्तार है लगभग 83%, 83% जो विस्तार है वो किसका पाया जाता है, एबिसल जोन का। यानी इतना बड़ा एरिया किसके पास है, एबिसल जोन। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन ये यहाँ से शुरू होके ऐसे करके काफी दूर तक, और जितना भी आगे समुद्री मैदान आएगा, प्लेन आएगा, जो ये वहां तक पाया जाएगा। तो इसलिए ये समुद्रीय क्षेत्र का जो होता है यानी जल क्षेत्रों का जो है ये 83% भाग घेरे रहता है। कौन, एबिसल जोन। तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। चलिए 4000 मीटर से 6000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। इसका विस्तार सागरीय तली में सर्वाधिक होता है। यहाँ पर अप्रकाशित जलमंडल होता है। देखिए ये जो है ये अप्रकाशित जलमंडल का भाग है। कैसे, क्योंकि समुद्र तल से 200 मीटर तक की गहराई तक क्या है,
समुद्र तल से 200 मीटर की गहराई तक है प्रकाशित मंडल। फिर 200 मीटर से 1000 मीटर तक क्या पाया जाता है, विस्तृत मंडल। और उसके बाद यानी जब 1000 से नीचे तक, यानी समुद्र की चाहे जितनी भी गहराई है वहां तक क्या होता है, बिल्कुल अंधकार होता है, वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, वहां पे सूर्य की किरणें बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती। तो ये जो है अबिसो जोन, ये क्या है, ये अप्रकाशित मंडल का अंग है, यानी यहाँ पे पूर्णतः अंधेरा पाया जाता है। देखिए यहाँ विरल मात्रा में सूक्ष्म रासायनिक संश्लेषी जीवाणु पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे विरल मतलब बहुत ही कम मात्रा में, नाम मात्र के लिए। तो विरल मात्रा यानी नाम मात्र की मात्रा में सूक्ष्म रासायनिक संश्लेषी जीवाणु पाए जाते हैं, इसलिए इसे सागरीय जैव मरुभूमि कहा जाता है। देखिए सागरीय, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सागरीय जैव मरुभूमि किसे कहा जाता है। सागरीय जैव मरुभूमि किसे कहा जाता है, यानी जहाँ पे कोई जीव ना पाया जाता हो, जहाँ कोई जंतु ना पाया जाता हो, किसे कहा जाता है। तो देखिए हमने पढ़ा कि बैथल जोन तक भी 1% जंतु वर्ग पाए जा रहे थे, लेकिन एबिसल जोन में नहीं पाए जाते। बस ये कुछ सूक्ष्म रासायनिक संश्लेषी जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, तो वही पाए जाते हैं यहाँ पर, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सागरीय जैव मरुभूमि का क्षेत्र कहते हैं। इसे सागरीय जैव मरुभूमि का दर्जा दिया गया है। आगे देखिए, जिन भागों में भूतापीय ऊर्जा का निष्कासन हो रहा होता है वहां इन सूक्ष्म जीवों की सापेक्षिक प्रचुरता पाई जाती है। देखिए अब इसमें एक शब्द आया है, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा यानी समुद्र में ऐसे क्षेत्र जहाँ पे लावा का उद्गार हो रहा है, जहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, कहाँ, समुद्र के अंदर, जो सागर की तली है, जो तली पर हो रहे हैं उद्गार, जो समुद्र के अंदर की तली है, जो मैदान है, वहां पर जब ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है, जो उसके आसपास का क्षेत्र है, देखिए मैंने बनाया भी है चित्र में, आप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये समुद्री है, ये ज्वालामुखी है जो इसकी समुद्री मैदान में है। तो यहाँ पे जो ये ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है इसके पास का क्षेत्र, तो यहाँ पे जो है ये बैक्टीरिया हैं, इनकी कुछ मतलब पूरे ओवरऑल ले लें तो हम यहाँ पे थोड़े अधिक मात्रा में, लेकिन इतने अधिक नहीं, बस थोड़ा बहुत फर्क रहता है। यहाँ पे कुछ मात्रा में अधिक पाए जाते हैं, क्या, बैक्टीरिया। यहाँ पे कोई भी जीव नहीं होता क्योंकि ये जैव मरुभूमि का क्षेत्र है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इसका 5th टाइप देखते हैं, हेडल जोन, जो कि लास्ट जोन है। किसका, बेंथिक जोन, नितलस्थ मंडल का आखिरी प्रकार है, क्या, हेडल जोन, जो कि 6000 मीटर की से अधिक की गहराई तक होता है। यानी सागरीय तली का क्षेत्र, वह क्षेत्र, बेंथिक जोन का वह क्षेत्र जो 6000 मीटर की गहराई से नीचे तक, चाहे कितना हो, 6000 से नीचे तक का पूरा भाग। तो ये इसकी अवस्थिति कहाँ है, 6000 मीटर से अधिक गहराई का सागरीय तली का हिस्सा है ये। यहाँ पे देखिए जल दाब बहुत अधिक होगा। मान लीजिए आपके सिर पे पहले हम 1 गिलास पानी रखें, थोड़ा वजन महसूस होगा, उसके बाद 1 बाल्टी भर के रख दें तो उसमें वजन लगेगा। सोचो अब पानी का टैंक आपके ऊपर रख दिया जाए तो आपसे सहन नहीं होगा, यानी पानी में वजन है। अब मान लीजिए ये जो जल क्षेत्र है, इसे महासागर है, इसे एक कटोरा टाइप मान लो या इसे टप मान लो, तो इसमें वजन हुआ ना पानी का। अब जब हम बिल्कुल नीचे यहाँ आ गए हैं, यहाँ बिल्कुल यहाँ आ गए, अब ऊपर से इतना सारा जल है, सोचो जल का कितना दाब होगा। यानी पूरा जितना जल क्षेत्र है, जितना भी बेंथिक जोन ये पूरा महासागरीय क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जो जलदाब होगा कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ सबसे ज्यादा होगा। जैसे ऊपर चलते जाएंगे क्योंकि हम जल के क्षेत्र को पार करते जाएंगे उतना ही जलदाब कम होता जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है,
यहाँ पे सबसे निचले क्षेत्र में सर्वाधिक जलदाब होता है, क्योंकि पूरे जल का जो वजन है ये टॉप पर होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, जलताप निम्न होता है, बहुत ही कम होता है यहाँ पे जलताप। जैसे आप धीरे धीरे जल में नीचे गहराइयों में जाएंगे तो तापमान गिरता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम बिल्कुल गहराई में पहुंच जाएंगे कि तापमान वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब हम बिल्कुल सागर के तली में नीचे मैदान में पहुंच जाएंगे तो वहां इतना तापमान गिर जाएगा, यानी जलदाब बहुत होगा और जलताप कम होगा, जलदाब अधिक होगा और जलताप कम होगा। यहाँ पे सागरीय खाई और गर्त पाए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये खाई है, इन्हें क्या बोलते हैं, सागरीय खाई या गर्त। क्या बोलते हैं ना, सागरीय खाई या गर्त। तो फिर ये कहाँ पाई जाती हैं, ये हेडल जोन में पाई जाती हैं, ये हेडल जोन में पाई जाती हैं। सूक्ष्म जीवों की मात्रा न के बराबर, यानी यहाँ पे एबिसल जोन में तो थोड़े बहुत नाम मात्र के लिए पाए भी जा रहे थे सूक्ष्म जीव, लेकिन यहाँ कोई बैक्टीरिया कुछ भी नहीं होगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे था लिटरल जोन, जहाँ पे उच्च ज्वार से निम्न ज्वार के मध्य का क्षेत्र था, जहाँ पर शैवाल थे और शैवाल जो है वो आहार श्रृंखला की मुख्य कड़ी है। तो वहाँ पे समस्त प्रकार का जंतु वर्ग था, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इस प्रकार के थे। फिर उसके बाद हम आए नेरेटिक जोन में, जो कि समुद्र तल से लेकर 200 मीटर तक की गहराई में था, जहाँ पर प्रवाल भित्तियां पाई जा रही थी। आपने हमारा लास्ट वीडियो में देखा भी होगा, उसमें हमने बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया है, बिल्कुल विस्तार व्याख्या की है। उसके बाद थर्ड नंबर आया बेसल जोन, जो 200 मीटर से 4000 मीटर की गहराइयों तक माना जाता है। इसकी ऊपरी परत क्या थी, विश्व मंडल की थी, थोड़ा धुंधला प्रकाश था। तो उस धुंधले प्रकाश में लगभग 1% जंतु वर्ग पाया जाता है, जो कि गहरे जल में और धुंधले प्रकाश में रहना पसंद करता है। उसके बाद हमने पढ़ा एबिसल जोन, जो कि 4000 की मीटर की गहराई से 6000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। यहाँ पर ये सबसे ज्यादा है, ये लगभग 83% का जल क्षेत्र होता है, यानी भाग है। ये अप्रकाशित जलमंडल का अंग है, यहाँ पे पूर्णतः अंधकार पाया जाता है। यहाँ विरल मात्रा में जीवाणु पाए जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा भूतापी निष्कासन हो रहा होता है, जहाँ पे थोड़ी ज्वालामुखी उद्गार हो रहे होते हैं, वहाँ पे इन सूक्ष्म जीवाणुओं की थोड़ी प्रचुरता पाई जाती है। इसी क्रम में हमारा 5वां पॉइंट था हेडल जोन, जिसकी कुछ विशेषताएं थी कि ये 6000 मीटर की से अधिक की गहराई वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जलदाब सर्वाधिक होता है, जलताप न्यूनतम होता है, यहाँ पे कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं पाया जाता, और यहाँ पर सागरीय खाइयां और गर्त पाए जाते हैं। ये जो निचला भाग, ये जो नीचे कोई खाई सी जा रही है, क्या है ये, सागरीय खाई या सागरीय गर्त। तो आई होप आपको ये बेंथिक जोन का क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने जैव पारिस्थितिकी विभाजन के आधार पर हमने महासागरों को 2 भागों में बांटा, जिसमें पहला था निकलस मंडल बेंथिक जोन और दूसरा था पैलेजिक जोन, यानी खुला क्षेत्र, खुला जल क्षेत्र या फिर महासागरीय जल क्षेत्र। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या अध्ययन किया, हमने अध्ययन किया बेंथिक जोन का, जिसमें 5 प्रकार थे और हमने 5 प्रकार का बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया है। तो चलिए इसी तरीके से हम पैलेजिक जोन क्या है और पैलेजिक जोन के कितने प्रकार हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से पैलेजिक जोन को समझेंगे। तो देखिए, यदि हम यहाँ पर खड़े हो जाए तो हमें सामने का जितना भी जल क्षेत्र दिखेगा तो क्या है वो पैलेजिक जोन, क्या है वो पैलेजिक जोन। अब इस पैलेजिक जोन को अगर हम गहराई में नापें, यहाँ से हम ऐसे गहराई में नापें, तो इसे हम गहराई के अनुसार जो अलग वर्गीकृत करेंगे या फिर हम गहराई के अनुसार जो बांटेंगे उसे हम क्या कहेंगे, पैलेजिक जोन के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले हमने सी लेवल
जो कि 0 मीटर होता है सी लेवल, यानी समुद्र तल जो कि 0 मीटर होता है। तो सबसे पहले 0 मीटर यानी समुद्र तल से लेकर 200 मीटर की गहराई तक क्या पाया जाता है? इओपैलेजिक जोन। समुद्र तल से 200 मीटर तक की गहराई तक क्या पाया जाता है? इओपैलेजिक जोन। और अगला है 200 मीटर की गहराई से, देखिए समुद्र तल से पहले हम कहाँ तक आए? 200 मीटर तक। अब 200 मीटर से और गहराई में जाएंगे। कितनी गहराई में जाएंगे? 1000 मीटर की गहराई में। 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक क्या होगा? मीसोपैलेजिक जोन। मीसोपैलेजिक जोन यानी समुद्र तल से 200 मीटर गहराई तक इओपैलेजिक जोन, फिर 200 मीटर से 1000 मीटर तक मीसोपैलेजिक जोन, और उसके बाद 1000 मीटर से 4000 मीटर तक की गहराई तक क्या पाया जाएगा? बैथीपैलेजिक जोन। समुद्र तल से 200 मीटर तक क्या पाया जाएगा? इओपैलेजिक जोन। 200 मीटर से लगभग 1000 मीटर तक की गहराई तक क्या पाया जाएगा? मीसोपैलेजिक जोन। और 1000 मीटर की गहराई से 4000 मीटर की गहराई तक क्या पाया जाएगा? बैथीपैलेजिक जोन। इसी प्रकार 4000 मीटर की गहराई से लगभग 6000 मीटर की गहराई तक क्या पाया जाएगा? एबिसोपैलेजिक जोन। क्या पाया जाएगा? 4000 मीटर की गहराई से 6000 मीटर की गहराई तक क्या पाया जाएगा? एबिसोपैलेजिक जोन। और उसके बाद लास्ट है 6000 से अधिक की गहराई, यानी 6000 से नीचे की जितनी भी गहराई होगी उसे हम क्या कहेंगे? हैडलपैलेजिक जोन। यहाँ पे कुछ स्पंज पाए जाते हैं, हाइड्रा वगैरह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। तो एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। समुद्र तल यानी 0 मीटर से लेकर 200 मीटर तक की गहराई पर क्या पाया जाएगा? इओपैलेजिक जोन। फिर 200 मीटर की गहराई से 1000 मीटर की गहराई तक क्या पाया जाएगा? मीसोपैलेजिक जोन। फिर 1000 मीटर की गहराई से लगभग 4000 मीटर की गहराई तक क्या पाया जाएगा? बैथीपैलेजिक जोन। और उसके बाद 4000 मीटर की गहराई से लगभग 6000 मीटर की गहराई तक क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? एबिसोपैलेजिक जोन। और उसके बाद अंतिम है हैडल जोन, जो कि 6000 से अधिक की गहराई तक पाया जाता है। तो ये हमारी लगभग 3 क्लासेस में कंप्लीट हुआ है महासागरों का क्षेत्रीयकरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये जो टॉपिक था ये कैसा लगा, और आपको ये क्लास कैसी लगी। आपको ये क्लास बढ़िया लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।